ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तुम्हारे सिद्दीकी और केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर। एंड फाइनली मैं ले आया आप लोगों के लिए वो लेक्चर जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, दैट इज़ डेरिवेशन। नाउ ये डेरिवेशन कौन सी थी? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली डेरिवेशन। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर में। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स क्या है? बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब दो छेदों वाला तजुर्बा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में देखना है वो हमने कुछ पैटर्न देखा था जो कि इंटरफेरेंस के थ्रू हमें मिला। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कब होगा? वो भी हमेशा तब होगा कि जब आपके पास कोई लाइट सोर्स होगी। यहाँ पे लाइट सोर्स कोई भी सोर्स नहीं बेटा, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर वाली मतलब जैसे कि लेजर लाइट होती है ना रेड कलर की, तो सिंगल कलर वाली लाइट चाहिए आपको। ओके नाउ, और कोहेरेंट भी होनी चाहिए, मतलब कि सेम सोर्स से निकली हुई हो। नाउ अब हमने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया, पॉइंट सोर्स तो ले ली। अब एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें बारीक सा हमने क्या कर दिया, होल कर दिया। बारीक सा होल से मुराद पिन होल। पिन होल कैसा होता है बेटा? जैसे कि आप किसी ग्लास पे स्क्रैच लगा दो, तो उसको मैंने 1000 टाइम्स जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो आपको ये एक इसके दरमियान थिकनेस नज़र आ रही है। नाउ अब होता क्या है कि इसमें से जब लाइट पास होती है तो ये कुछ बनाती है वेव फ्रंट्स। क्या बनाएगी? वेव फ्रंट्स। दीज आर द वेव फ्रंट्स। ये मैं समझा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में, वहाँ जाके देख लेना। अब गौर से सुनना इस बात को। ओके, अब आने वाला है डबल स्लिट। वही कार्डबोर्ड, दो स्लिट्स बना दी इसमें। नाउ यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। एक को हम देते हैं S1, दूसरे को नाम देते हैं S2। जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये कुछ वेव फ्रंट्स मजीद बनाती है। ठीक है, तो हर स्लिट एक्ट एज अ वेव फ्रंट। ये जो जितने भी स्लिट्स हैं दोनों, ये वेव फ्रंट की तरह बिहेव करते हैं। और कैसे निकलती है इसमें से वेव फ्रंट्स? इस तरीके से। और सामने हम लगा देते हैं स्क्रीन। ओके नाउ अब क्या होता है कि हमने जो आज तक समझ रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, पार्टिकल में ट्रेवल करती है, तो बेटा ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इस एक्सपेरिमेंट में इसने ऑब्जर्व क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट में इसने ऑब्जर्व किया कि डार्क ब्राइट पैटर्न्स आ रहे हैं सामने, और बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, मैंने कम बनाई है, बहुत सारे पैटर्न्स आ रहे थे। अच्छा देखो बेटा, जब हम किसी होल में से लाइट पास करते हैं तो सिर्फ सामने, उसके सामने ही ब्राइट रीजन बनता है। देखो जैसे कि ये स्लिट है, इस स्लिट के सामने ब्राइट बनना चाहिए था, और इस स्लिट के सामने भी ब्राइट ही बनना चाहिए था। बाकी सब जगह कैसा होना चाहिए था? डार्क होना चाहिए था। ये हमारी लाइट की पार्टिकल नेचर कहलाती है कि जैसे बॉल फेंको किसी होल में से तो बिल्कुल सामने जाके टकराएगी ना, तो दिस इज पार्टिकल नेचर एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बट बेटा इस एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दी ये बात। उसने कहा कि भाई लाइट तो वेव है, पार्टिकल की तरह तो बिहेव कर ही नहीं रही। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद थोड़ी सी उसको स्ट्रेंथ मिली, हमारी वेव थ्योरी को स्ट्रेंथ मिली। और पैटर्न कैसा आया? डार्क ब्राइट। अच्छा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारे पास हमेशा क्या बनती है? ब्राइट फ्रिंज। और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो बनती है डार्क फ्रिंज। अब बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कहाँ हुआ? देखो यहाँ जहाँ जहाँ ये वेव फ्रंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, वहां से लाइट रेज पास हो रही हैं। कौन सी लाइट वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं लाइट की, वो वहां से पास होती हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो बेटा इन तमाम जगहों पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। इन तमाम जगहों पर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से आपको सामने ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। नाउ ये जो ब्राइट रीजन, ये जो व्हाइट वाला रीजन है बेटा, इसको नाम दिया उसने मैक्सिमा, जबकि डार्क वाले को नाम दिया मिनिमम। सिमिलरली हमारे पास पैटर्न कैसा आ गया? मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि डार्क ब्राइट। ओके नाउ इस तरीके का कुछ पैटर्न आया। तो ये था हमारा तकरीबन एक्सपेरिमेंट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेटा इसकी रे डायग्राम है, जिसके थ्रू हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो मैंने कुछ एनिमेशन ऐसी डाली हैं कि जिससे आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बेटा आपको समझ में आ जाए तो दूसरों को भी ज़रूर समझाना। ओके नाउ सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन दे दूं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में होता क्या था ना। अब ये जो बोल रहे हो हम कि ब्लैक और वाइट जो डार्क ब्राइट हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं? तो बेटा इसके लिए मैं याद दिला दूं कि जब भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी विच इज़ मैक्सिमा, तो ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो हमारे पास एक लाइट वेव आई
और फिर ये एक डायरेक्शन से आई, एक अपोजिट डायरेक्शन से लाइट वेव आई, सेम एम्पलीट्यूड की थी, ठीक है। जब टकराई सेम इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट थी। ये मेरा लेक्चर देख लेना, ठीक है, इंटरफेरेंस वाला। तो मैं थोड़ा सा ये रिवीजन दे दूं। तो हुआ क्या कि जब ये लाइट आपस में टकराई तो एड अप हुई, ठीक है ना। तो ये जब ओवरलैप हुई एक दूसरे के ऊपर, तो इसने ऐसा किया कि क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया और ट्रफ ट्रफ पे गिर गया। तो बेटा जब भी ऐसा हो कि क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर जाए और ट्रफ ट्रफ पे गिर जाए, देखो दोबारा देखना, देखो ये किस तरीके से गिर रहा है। पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले की ट्रफ पे गिरा, सॉरी दूसरे वाले की क्रेस्ट पे गिरा, और पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले के ट्रफ पे गिर गया। नाउ जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें स्लाइटर ग्रेटर एम्पलीट्यूड मिला। जब ग्रेटर एम्पलीट्यूड मिला तो कुछ ऐसा वेव फॉर्म मिला हमें। तो बेटा जब भी ऐसा वेव फॉर्म मिले तो हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें हमें फ्रिंज कौन सी मिलती है, ब्राइट फ्रिंजेस। ये जो वाइट रीजन था वो इसकी वजह से मिला था। जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, हमारे पास वही सेम रेज होती हैं, जब अपोजिटली आती हैं तो इनमें से कुछ ऐसा होता है कि ये इसका क्रेस्ट पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले के ट्रफ पे गिर जाता है। सिमिलरली ओवरऑल पूरे पैटर्न में हमें ऐसा ही मिलता है। तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है बिल्कुल, या फिर स्लाइटली लेस एम्पलीट्यूड और जीरो एम्पलीट्यूड। जीरो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, ये जो पॉइंट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स बने हुए ना, ये इनको कहते हैं हम नोडल रीजन। तो ये जो नोडल रीजन है ना हमारे पास, ये बेसिकली जीरो एम्पलीट्यूड होते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये तमाम नोड्स हैं, इनको कहते हैं जीरो एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये लाइन पे पड़ी हो तो इसका कैसा एम्पलीट्यूड है, जीरो। तो यहाँ पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो इस तरीके से डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि किस तरीके से डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी। देखो मैंने आपको बताया कि क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरता है तो आपके पास ब्राइट बनता है, और अगर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर जाए या वाइस वर्सा तो क्या होगा, हमेशा डार्क बनेगा। तो बेटा इधर देखो, यहाँ पे दो ट्रांसवर्स रेज आई, दो कामयाब हो गई इस S1 और S2 में से पास होने में। सॉरी ये कलर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो देखो, यहाँ से और यहाँ से दो वेव्स आने में कामयाब हुई। अब गौर से देखो तो ये वाला रीजन, दोनों क्रेस्ट एक दूसरे पे गिर रहे हैं ना। देखो इसका जो लास्ट वाला क्रेस्ट है और इसका जो लास्ट वाला क्रेस्ट है, दोनों एक दूसरे पे गिर रहे हैं। तो जब भी ये दोनों गिरेंगे तो हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल होगा तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या बनेगा, ब्राइट रीजन। क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। सिंस ये इसके सेंटर में है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। नाउ अब इधर देखो, तो अगर कोई वेव आने में ऐसे कामयाब होती है और ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती है इसके किनारों से, तो देखो यहाँ पे भी गौर से देखो तो क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, और हमेशा यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। ओके, लेकिन इस केस में देखो दो वेव्स आने में कामयाब हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है, जो S2 से वेव निकली उसका क्रेस्ट S1 की ट्रफ पे जाके गिर रहा है, यानी कि क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा, हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे फ्रिंज कैसी बनेगी, डार्क फ्रिंज। और इन दोनों केस में कैसी बनेगी, ब्राइट। और इस वाले पॉइंट को, सिंस यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है और ये सेंटर में मौजूद है, तो इसको बोलेंगे हम सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। नाउ अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ क्या। अब रे डायग्राम से जो हमारे नोट्स में मौजूद होती है, अब आपको समझ में आएगा। नाउ होता क्या है कि दोबारा से हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। अब इस चीज़ को ज़रूर समझना, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट ली हमने। अब देखो ये जो सोर्स ऑफ लाइट थी ना, इसकी वेव्स क्या सारी डायरेक्शन में थी, और हमने वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जवान का दो छेदों वाला एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमने दो छेद ले लिए, ठीक है, दो स्लिट्स वाले। सो अब बेटा ये जो लाइट सोर्स थी ना हमारी, इसमें से निकले कुछ वेव्स। अब वेव्स कैसी बेटा, तमाम डायरेक्शंस में निकली होंगी। तो इसके लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया। क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों लिया बेटा, ताकि ये लाइंस हमारी स्ट्रेट हो जाएं। सर ये क्या बात हुई, ये कैसे हो सकता है स्ट्रेट? बेटा लाइट का हमने लॉ पढ़ा था कि जब भी लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, या फिर आप ऑब्जेक्ट को, सोर्स को अगर फोकस पे रख दो तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो हमेशा जाकर पैरेलल हो जाएगी। तो लेंस से टकरा के पैरेलल होनी है, इसलिए मैंने लेंस लगा दिया और ये स्ट्रेट कर दी, इसको पैरेलल लाइंस कर दिया।
नाउ जब ये पैरेलल हो गई, पैरेलल क्यों किया बेटा, अगर ये खुद इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नाउ जब ये पैरेलल हो गई तो इनमें से कुछ वेव्स जाने में कामयाब होंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है। नाउ S1 और S2 यानी कि द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, इसको हमने नाम दिया D, ठीक है। और कुछ दूर जाकर, जिसको हमने बोला L लेंथ ली, और वहां जाकर एक स्क्रीन लगा दी ताकि हमें उसका इमेज मिले जब ये टकराए स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम ले लेते हैं कोई सेंटर पॉइंट। मैंने यहाँ ले लिया बेटा सेंटर पॉइंट, ठीक है। नाउ अब यहाँ से मैंने एक एक्सिस खींचा और जहाँ पे ये स्क्रीन पे टकराया मैंने माना इधर क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, और इसको मैंने C नाम दे दिया, लेट से, ओके। नाउ मान लो कि मेरे पास बहुत सारी फ्रिंजेस बनती हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फ्रिंज बननी है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया और इसका मैंने एंगल मालूम कर लिया सेंटर से। सेंटर से ये कितना एंगल बना रहा है, लेट से थीटा बना रहा है, ओके। और यहाँ पे कहीं ब्राइट बनने वाला है। अभी गौर से सुनना, यहाँ कहीं ब्राइट बनने वाला है। अब देखो इन दोनों स्लिट्स में से दो वेव्स, लेट से मान लो, वैसे तो बहुत सारी निकल सकती हैं, और आपको पता है ये स्लिट्स बहुत बारीक हैं, ठीक है ना, वेवलेंथ के करीब है, तो एक दो वेव ही निकलने में कामयाब होगी। तो इसको मैंने बहुत जूम कर दिया है। अब इसमें से दो वेव्स निकलने में कामयाब हो जाती हैं, ठीक है, और जाके टकराती हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ट्रांसफर वेव्स हैं और जाके टकराएं। देखो क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है ना, तो यहाँ पे कैसा बनेगा बेटा, ब्राइट बनेगा। तो होता क्या है कि जब ये दो रेज जाके वहां पे टकराती हैं तो यहां बन जाता है एक ब्राइट रीजन। कैसा बनता है, ब्राइट रीजन। और इसके अलावा जो रह जाएगी जगह, वहां पे क्या बनेगा, हमेशा डार्क रीजन, ठीक है। अब यहां से हम निकालने वाले हैं, पूरी डेरिवेशन करने वाले हैं, ओके। अब इसको गौर से सुनना। जब ये दो वेव टकराने में कामयाब हुई और मिल गई, तो अब तुम्हें ये देखना है कि क्या इन दोनों की लेंथ बराबर है। अगर गौर से देखो, क्या इन दोनों की लेंथ बराबर है, नहीं बराबर। देखो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी नहीं हो सकती, बिकॉज ये इतना पाथ हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हम अज्यूम करें कि इतना पाथ ये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इस पाथ को मालूम करने के लिए मैं गिराता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, अभी परपेंडिकुलर गिराता हूं। अब यहां पे देख लो कि ये जो जगह है सेंट्रल ब्राइट से अगले ब्राइट तक का, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, फ्रिंज स्पेसिंग। क्या कहते हैं बेटा, फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है। अब मैं यहां से गिराता हूं एक परपेंडिकुलर, सो दैट मुझे मालूम हो जाए कि एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया दूसरी रे ने, ठीक है। तो जब मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो अब ये जो एक्स्ट्रा पाथ रह गया ना, इस पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा, पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं हम, पाथ डिफरेंस। लिख लो अपने पास, ठीक है। इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, और इसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से। नाउ अब बेटा मैथ की प्रॉपर्टी है, अगर वो समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। भाई इसको ऐसे मानो कि यहाँ पे अगर 90 है, यहाँ पे अगर 90 है और ये बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं, ठीक है ना। तो देखो ये अगर ये पैरेलल हैं दोनों एक्सिस, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, दोबारा देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस हैं और सेम एंगल बना रहे हैं, और इसको माना हमने कि ये दोनों पैरेलल हैं। क्योंकि बेटा बहुत बारीक है ना, बहुत बारीक, बहुत छोटा सा, इसको मैंने बहुत जूम किया है, 1000 टाइम्स जूम कर दिया मैंने इसको, ओके। तो ये बहुत बारीक बारीक है और इन दोनों लाइंस को मान लो ये दोनों पैरेलल हैं, और मान लो ये भी पैरेलल है, ओके। क्यों, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटा, ये बहुत छोटा, कैसा, बहुत छोटे 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 छोटे, ऐसा ऐसा होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि बारीक में देखोगे तो। नाउ अब होता क्या है कि ये जो थीटा है ना, अगर ये 90 है बेटा, तो ये क्या होगा, थीटा माइनस 90, और इट विल बी थीटा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है टोटल सम कितना होगा 180। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। बस यहाँ तक तुम्हें अगर याद हो जाए ना तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारी डेरिवेशन। अब देखो दोबारा समझो, क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइट सोर्स ली, इसमें से निकली लाइट रेस, कैसी थी, मल्टी डायरेक्शनल। इसको कैसा कर लिया, यूनि डायरेक्शनल, मतलब कि इसको पैरेलल कर दिया। पैरेलल किया तो दो स्लिट्स बनाई, दो स्लिट से सामने से पास हुई, दो रेस निकलने में कामयाब हुई, और यहाँ कहीं उसने बनाया ब्राइट। जब यहाँ ब्राइट बनाया उसने, तो बेटा हमने एक एक्सिस खींचा और यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल लिया। तो ये बेटा एक्स्ट्रा पाथ था, इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स। क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स। अब देखो डेरिवेशन के लिए तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, डेरिवेशन के लिए हम एक ये ट्राइंगल सपोज करेंगे,
दोबारा देखो कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दोबारा देखो ये जो पर्पल वाला है और ये जो येलो लाइन है ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा बेटा, पी सी ओ, पी सी ओ, ठीक है। और एक और कौन सा ट्राइंगल हम सपोज करने वाले हैं, ये वाला S1 S2 और इसको कुछ भी मान लेंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सपोज करने हैं, आप इसको याद रखना, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने वो ट्राइंगल जूम कर दिया, कौन सा बेटा, वो जो पाथ डिफरेंस वाला था ना, जिससे ऐसे लाइट जा रही थी और एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा था, ये इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब ये है हमारे पास S1 S2 और इसका सेपरेशन कितना था, D था। तो अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। तो चलिए लिखते हैं हम पहले, इन ट्राइंगल RS1 S2। नाउ अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमने लगाया साइन थीटा। अब सर ये साइन थीटा हम कैसे याद करें कि साइन थीटा ही लगाना है बेटा इसमें। देखो साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास ये वाली साइड मौजूद है, नहीं मौजूद, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, याद कर लो, सबसे आसान तरीका, जुगाड़ तरीका है। क्या थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये है परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ओके। सो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला ये होता है बेस, और जबकि जो बच गया ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर पता था और हाइपोटेन्यूज, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात करता है, तो सम पीपल हैव ये बात करता है, तो हमने साइन थीटा ले लिया, ठीक है। तो कोई इसमें कोई रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है, ओके। नाउ अब साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, कैसे बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया बेटा, ये डी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। बेटा डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है कि जब दो वेव्स बनाएं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज बनाएं, तो इनमें कितना एक्स्ट्रा पाथ फॉलो हुआ, इन दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना, इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस कितना, तो इसको कहते हैं हम पाथ डिफरेंस, ओके। नाउ ये मैंने ले लिया पाथ डिफरेंस। अब दूसरा ट्राइंगल सपोज किया, दूसरा ट्राइंगल क्या था, पी सी और ओ। नाउ अब इसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, देखो अगर इसको 90 मान के चलें तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला बेस। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस की बात करता है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की बात कौन करता है, टेंजेंट थीटा। तो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी और बेस की वैल्यू लिख दी, ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एल। नाउ एल वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एल टेंजेंट थीटा। लेकिन उससे पहले बेटा ये थीटा, अगर मैं बोलूं ये डायग्राम बहुत छोटी थी और इसको मैंने बहुत 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 जूम कर दिया, इतनी छोटी कि आपको नज़र नहीं आ रही है और यह बहुत मुश्किल से नज़र आ रही है, तो उनका थीटा बेटा कितना स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, अराउंड 0.000 समथिंग। तो इनका जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो आप मान के चलो कि टेंजेंट थीटा बोले या साइन थीटा बोले, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। सिंस थीटा इज सो स्मॉल दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ये मैथ की प्रॉपर्टी, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो चाहे साइन थीटा को टेंजेंट थीटा बोलो या टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बोलो या कॉस थीटा बोलो, आपकी मर्जी, सबसे आंसर तकरीबन सेम आता है जब थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हमने टेंजेंट थीटा को साइन थीटा मान लिया, क्यों मान लिया बेटा, तो हमारे पास एक और इक्वेशन जो बनेगी वो भी साइन थीटा की टर्म में बन जाएगी तो आसानी होगी। सो हमने मान लिया टेंजेंट थीटा की जगह पे लिख दिया साइन थीटा, तो ये बराबर हो गया y अपॉन एल। तो l जब उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी y इक्वल टू साइन थीटा l। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्यों, अगर हम ऐसा कर सकते थे लेकिन हमें दोनों इक्वेशंस कंपेयर करनी पड़ती, हमने कंपेयर नहीं की, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू मौजूद थी, यहाँ पे क्या मौजूद थी, ये साइन थीटा की वैल्यू मौजूद थी, हमने वही वैल्यू उठाई और साइन थीटा की जगह पे पुट कर दी, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई और ये वाला एज इट इज, ओके। नाउ क्या बनता है, डेल्टा एक्स अपॉन डी, यहाँ से y को हम अलग कर लेंगे, याद रहे y क्या चीज थी, यहाँ पे ये जो y था ये हमारे पास था फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग,
ठीक है, याद रहे। सो फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास कितनी हो गई, y इक्वल्स टू एल डेल्टा एक्स, ये एल उधर गया ना बेटा, तो एल डेल्टा एक्स अपॉन डी। एल क्या है हमारे पास, ये टोटल लेंथ, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस एल है, डेल्टा एक्स हमारे पास पाथ डिफरेंस है, और डी हमारे पास क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। ना इस तरीके से हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग आ गई। अब सवाल किस तरीके से आता है, सवाल ये आएगा कि आपने पोजीशन ऑफ फ्रिंज बतानी है कि जो डार्क ब्राइट बन रही है, तो अगर मुझे किसी खास फ्रिंज की, लाइक फिफ्थ फ्रिंज की अगर मुझे मालूम करना है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि जिससे मुझे फिफ्थ फ्रिंज की पोजीशन पता लग जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो किस तरीके से पहुँचोगे कि सबसे पहले काम करेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए। तो बेटा ब्राइट फ्रिंज का आप पार्ट डिफरेंस मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको पता है हमेशा कंस्ट्रक्टिव लगता है, तो कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस हमेशा होता है एन लैम्डा। क्यों होता है एन लैम्डा, देखो एन लैम्डा का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू जो है ना वो है 0 1 2 3, ठीक है, या तो 0 होगा पार्ट डिफरेंस, या 1 लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा होगा, या 3 लैम्डा होगा। इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है, 1 2 3 इट मीन्स कि इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजरल मल्टीपल। नाउ ये किस तरीके से होता है कि पार्ट डिफरेंस जब भी कंस्ट्रक्टिव होगा ना, इसमें पार्ट डिफरेंस ऐसा होगा, देखो अब यहाँ गौर से देखना ना, यहाँ पे एक वेव के बराबर का पार्ट डिफरेंस होता है। देखो ये एक वेव है, ये एक कंप्लीट वेव है, तो अगर दूसरी वेव इतनी बड़ी होगी ना, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, पार्ट डिफरेंस। तो हमेशा पार्ट डिफरेंस एक वेवलेंथ के बराबर का होगा, एक वेवलेंथ के लिए। लेकिन किसके लिए, सिर्फ ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो बेटा ये ऐसे हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा आ रही हो, या 2 एक्स्ट्रा आ रही हो, या फिर 3 एक्स्ट्रा आ रही हो, या फिर 4 एक्स्ट्रा आ रही हो, ठीक है, यानी कि 0.5 रेशो नहीं होगा इसमें। सो इसमें हमेशा एक पूरी लेंथ वेवलेंथ जो होगी हमारे पास वो एक्स्ट्रा आ रही होगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला बना पार्ट डिफरेंस का, ठीक है। तो बेटा सिंस इसका फॉर्मूला पता लग गया, तो हम पोजीशन ऑफ फ्रिंज निकाल सकते हैं। देखो ये हमने फॉर्मूला अभी ताज़ा ड्राइव किया है, एल डेल्टा एक्स अपॉन डी। इसमें क्या करो, डेल्टा एक्स यानी कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डालो विच इज़ एन लैम्डा, इसको पुट करो। जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू एन लैम्डा एल अपॉन डी। तो ये था हमारे पास पोजीशन ऑफ फ्रिंज। बस अब सिंपल है, डार्क फ्रिंज का भी ऐसे निकालो, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ओके नाउ चलिए देखते हैं डार्क फ्रिंज का कैसे निकालते हैं ना। डार्क फ्रिंज को हम कहते हैं मिनिमा, और डार्क फ्रिंज कब ऑब्टेन होती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा ये फॉर्मूला है n प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है, 1/2 लैम्डा। अब देखो ये किस तरीके से होता है, देखो मिसाल के तौर पे ये तुम्हारे पास वेवलेंथ है, ठीक है, और एक ये तुम्हारे पास सेम है ना। अब इसमें एक्स्ट्रा पाथ जो आएगा वो इतना आएगा, या तो ट्रफ का आएगा या फिर एक्स्ट्रा पाथ इसका आएगा। आ रही है बात समझ में, या फिर क्या हो सकता है, देखो बहुत सारी चॉइसेस है ना इसमें। इसमें कभी भी पूरी वेव नहीं आएगी, या तो बेटा एक वेव आएगी, या तो एक वेव सॉरी आधी वेव आएगी, या फिर 1.5 वेव आएगी यानी कि 1.5 वेव, या फिर 2.5 वेव। देखो ये एक वेव हो गई, ये एक वेव हो गई, और ये हाफ। तो इस तरीके से वेव्स एक्स्ट्रा आती हैं इसमें, इसके पार्ट डिफरेंस में जो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो इट मीन्स कि हाफ, यहाँ पे लैम्डा है ना, हाफ लैम्डा हो जाएगा ये। अगर 1 पुट करता हूँ तो इट विल बी 3/2 लैम्डा, है ना। अगर फिर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो इट विल बी 5/2 लैम्डा। सो इस तरीके से इसकी वैल्यूज आती हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आया n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। तो पोजीशन ऑफ फ्रिंज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर दें, n प्लस हाफ लैम्डा। ना मैंने पुट किया तो मेरे पास ये पोजीशन ऑफ फ्रिंज आ गई। अब n की वैल्यू, फ्रिंज का नंबर डालो और आपके पास सॉल्व हो जाएगा ये। ओके सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो बेटा लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना या फीडबैक ज़रूर देना। ओके गुड लक, अल्लाह हाफिज़।